मुझे छोड़ दो। पिताजी, पिताजी मुझे बचाओ। दीदी चिल्लाना बंद करो। ये ताबूत की कीलें पिताजी ने खास तैयार करवाई हैं। नहीं, मैं यकीन नहीं करती। इससे बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी करो, शुभ मुहूर्त न चूक जाए। पिताजी, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? तुम्हारी माँ ने परपुरुष से संबंध रखा। अगर तुम्हारा भाग्य चिन्ह अत्यंत हीन न होता तो मैं तुम्हें पालता ही क्यों? इतने सालों तक हरामी। दीदी बस तुम्हें कीलों से ठोंक दो तो मैं जीवित देह का अशुभ अभिशाप बना सकूंगी। अपार प्रतिशोधी अशुभ आभा से अरिष्ट राजकुमार के महल को खून से नहला दूंगी। तब मैं युवराज महोदय की मदद कर सकूंगी, अरिष्ट राजकुमार को उनके सबसे बड़े खतरे को खत्म करने में। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं मर गई तो तुम भी बचोगे नहीं। इसकी चिंता तुम मत करो दीदी। आ पिताजी क्या मुझे सचमुच इस हरामी के साथ दहेज में जाना होगा? चिंता मत करो काव्या, बस तुम दहेज में जाओ और इस लकड़ी के शंकु को खुद जला दो। तुम युवराज की मदद कर पाओगी उनके सबसे बड़े खतरे को खत्म करने में। वह तुम्हें जरूर युवराज की उपपत्नी बना देंगे। ठीक है। ताबूत बंद करो। प्रेत पर्व पर शादी करना कितना अशुभ है। हाँ, कौन शादी में ताबूत लाता है जिस पर शुभ लिखा हो? शुभ कार्य में अशुभ मिला है, जल्द ही कुछ बुरा होगा। शांत रहो, शांत रहो, जल्दी चलो, दुल्हन को भेजो। अत्यंत हीन भाग्य चिन्ह, अकाल मृत्यु का भाग्य, जीवित देह का अशुभ अभिशाप। बदकिस्मत बच्ची, तूने ही मुझे बुलाया था। बदकिस्मत बच्ची, तूने ही मुझे बुलाया था। परलोक न्यायाधिकारी, मेरा न्याय करो। न्याय की कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी कीमत चुका दूंगी, चाहे कभी पुनर्जन्म न मिले, आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाए। मैं उन्हें मरते देखना चाहती हूँ। आत्मा नष्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे दुनिया में कुछ काम है। तू अपनी देह मुझे दे दे, मैं तेरा बदला लूंगी। तैयार है? हाँ, तैयार हूँ। अच्छा, पालकी उठाओ, जल्दी उठाओ। महाराज, हुक्म मिला है हमारी बड़ी बिटिया और दूसरी बिटिया को लाने का। कृपया पालकी द्वार प्रहार रीति करें। युवराज महल से विवाह का आदेश है। तुम्हारे मंत्री निवास ने एक ताबूत क्यों भेजा? क्या राजकुमार को श्राप देना चाहते हो? हिम्मत नहीं है। बड़ी बिटिया को विवाह का समाचार सुनकर अत्यधिक आनंद से प्राण निकल गए। हमारे मालिक ने राजकुमार का सम्मान करते हुए सोचा कि दोनों बेटियां विवाहित तो नहीं, पर राजकुमार महल की ही हैं, इसलिए जीवन मरण राजकुमार ही तय करें। इसलिए यह मंगल ताबूत साथ भेजा है। ये कैसी बात है? कभी नहीं सुना। कोई मृतक बेटी ब्याहता है? धाय माँ, गुस्सा ना करो। अच्छा, तो मेरी ये दोनों बेटियां दुल्हन जी अंदर चलिए। राजकुमार का अभिनय तो देखो, राजधानी की मशहूर मछली भी आदि गुरु कहलाएगी। उस ताबूत की जांच करवाओ। मानवलोक, मैं लौट आई। इस शरीर को जीवित शव बनाया जा रहा है। लगता है उग्र प्रेतों का पूरा झुंड आएगा।
इस पूरे महल को नष्ट करने। सिया शर्मा, यह न्यायाधिकारी अब तुम्हारा बदला लेगी। बेटी, समय हो गया है। बस इस लकड़ी के शूल पर खून की बूंद डाल दो तो यह जीवित शव जल उठेगा। अच्छा, बस ये जीवित शव मिल गया तो अरिष्ट राजकुमार का महल खत्म हो जाएगा। आज रात बीतते ही मैं युवराज की उपपत्नी बन जाऊंगी। राजकुमार की प्रधान पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तू बस एक नीच दासी है, मुझे हुक्म देने की हिम्मत। तुम लोग हद से ज्यादा दुस्साहसी। राजकुमार को पता चला तो सजा नहीं मिलेगी। राजकुमार को पता चला तो क्या? सुन ले, मैंने अपनी सगी बहन को जीवित शव बना दिया है। बस मेरा खून इस शूल पर डालना है। राजकुमार ही क्या, पूरा अरिष्ट राजकुमार का महल, ऊपर नीचे सब लोग, कुत्ता भी नहीं बचेगा। तुम लोग अब कुछ कहने से फायदा नहीं। अरे तुम और तुम्हारे राजकुमार दोनों नरक में जाओ। मैं विनती करता हूँ, मेरे राजकुमार को छोड़ दो। जल्दी क्या है? राजमहल के लोग एक एक करके आओ। नहीं, ये आग मुझ पर कैसे? ये तो गलत है। ये आग तो सिया को जलानी थी, यहाँ कैसे आई? सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। सिया शर्मा, तुम जीवित हो? तपस्वी, ये क्या है? क्या प्रेत है? मैंने तुम्हें कम आका। बेटी, डरो मत, बस एक नया प्रेत। मैं इसे मिटा दूंगा। समझ गया। तपस्वी, इसे मारो। सभी प्रेतों, सुनो, इसे फाड़ डालो। इतनी मेहनत के बाद बस इतना? इतनी कम साधना, प्रेतों को ललकारती हो? आज मैं तुम्हें बताती हूँ क्या है असली प्रेत वशीकरण। जल्दी सोचो। कर्म का चक्र कभी नहीं चूकता। तुमने दूसरों को जीवित बलि बनाया, प्रेत बुलाकर लोग मारे। अब तुम भी चखो यह स्वाद। सिया शर्मा, मेरा वादा याद है? राजकुमार, संकट है, ताबूत खाली है। मेरे साथ आओ। राजकुमार, यह आखिर मिल गए। आरव वर्मा, आयरा, तुम हो? मैं क्या सोच रहा था, मेरी आयरा, वह 10 साल पहले ही मर चुकी थी। कौन सा दुष्ट प्रेत है? अरे तुम परलोक का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी बनने के बजाय इंसानी दुनिया में क्यों लौट आई? मेरे इंसानी माता पिता का बदला लेने, साथ ही एक एहसान चुकाने। इंसानी दुनिया के मामले इंसानी सम्राट संभालते हैं। तुम तो परलोक की हो गई, फिर भी इंसानी मामलों में दखल दे रही हो। कर्म के चक्र में फंसोगी, तुम्हें कर्मफल भुगतना पड़ेगा। मैं नियति नियुक्त परलोक अधिकारी हूँ, कर्म का ही न्याय करती हूँ। अगर कर्मफल आएगा तो आने दो, मैं उससे डरती थोड़े ही हूँ। इस बार तुम इंसानी दुनिया में लौट रही हो, अपनी असली पहचान खुद नहीं बतानी चाहिए। जीवित और मृत का क्रम है, इंसान और प्रेत अलग अलग हैं। अगर तुमने अपनी पहचान खुद बताई, जो भी तुमसे जुड़ा होगा उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। आरव वर्मा, तुम सचमुच मुझे भूल गए हो, लेकिन
तुम्हारे शरीर में जो अशुभ आभा है वह मेरे लिए फायदेमंद है। अरिष्ट राजकुमार के महल के लोग अपनी राजकुमारी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। दूर जाओ। तुम आखिर इंसान हो या प्रेत? मैं इंसान हूं या प्रेत? राजकुमार, आप क्या सोचते हैं? नब्ज है। लगता है प्रधानमंत्री निवास ने गलती की थी। राजकुमारी जीवित है। हाँ, सुहागरात में मौत का मामला खुशी में बदल गया। राजकुमार खुश हैं? राजकुमारी ने मुझे एक बड़ा ही आश्चर्य दिया है। इतना बड़ा आश्चर्य? क्या आप मुझे कुछ उपहार नहीं देंगे? तुम क्या चाहती हो? सुहागरात का एक पल भी अनमोल, बस यही मूल्य मेरा उपहार होगा। राजकुमारी का निमंत्रण मैं जरूर स्वीकार करूंगा। देखता हूं तू इंसान है या भूत। अभी तो जुलाई है। राजकुमार, लोमड़ी का फर पहन लिया? इतनी ठंड लगती है तो फिर मैं आपको गर्म कर देती हूं। तुम्हारी यह हालत जंगल की उन जीवन रस चूसने वाली मोहिनी जैसी है। उसे प्राणहर अशुभ शक्ति दी गई है। हमेशा अशुभ शीत से घिरे रहने से गर्मी भी सर्दी लगती है। पागल नहीं हुआ? इतना दृढ़ संकल्प विकृत है। आपको पसंद नहीं आया? मैंने तो अभी आपकी एक बड़ी मुसीबत दूर की है। तुम मुसीबत नहीं हो। आजमा कर नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? शायद आप में सामर्थ्य नहीं है। क्या तुम सच में मुझे भड़काना चाहती हो? जपमाला लाल नहीं हुई। शायद वह सच में इंसान है। बचपन की दोस्ती देखकर तुम्हारी यह अशुभ शक्ति दूर कर देती हूं। आरव वर्मा, पता है तुम सच में बहुत आकर्षक हो। क्या कहा तुमने? राजकुमार, आप पुरुष हैं। जीवन ऊष्मा प्रबल है। बस मुझे गर्म कर दीजिए ना। कितनी गर्मी है। मुझे क्या हो गया है? सारा शरीर दर्द क्यों कर रहा है? सिया शर्मा। अरे, अभी कितना बजा है? इतना शोर क्यों? मुझे चोट लगी है और मैं आराम करना चाहता था, लेकिन ये नीचे कैसे गिर गया? क्या मेरी पत्नी इसका कारण बता सकती हैं? मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझसे फायदा उठाने की कोशिश की। ये लो। राजकुमार को अभी भी स्पष्टीकरण चाहिए? राजकुमार, कल रात आपने मेरे साथ क्या किया? क्या वह सब भूल गए? कल रात उसके शरीर की गंध ने मुझे इतना बेचैन क्यों कर दिया? ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। राजकुमार, तो करने का साहस तो था, लेकिन स्वीकारने का नहीं। तुम राजकुमार, गुप्तचर ने खबर दी है। कहते हैं, क्या बात है? गुप्तचर कहता है युवराज और मंत्री यहां आ रहे हैं। मैं अभी तक उनके पास नहीं गया और वे खुद ही चले आ रहे हैं। चलो।
जी। मैं भी मिलूंगी अपने उस पिता से जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरा यह तीसरा भाई बड़ा अजीब है। मैंने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकला। क्या आपको यकीन है कि यह जीवित शव का श्राप उसे मार सकता है? युवराज महोदय, गुरु अनंत ने पुष्टि कर दी है। कल रात जीवित शव का श्राप सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया था। अरिष्ट राजकुमार के महल में राजकुमार तो क्या, एक कुत्ता भी जीवित नहीं बचेगा। बढ़िया, आखिरकार अरिष्ट राजकुमार को खत्म कर दिया। यह सबसे बड़ा खतरा अब समाप्त। मंत्री महोदय, तुमने इस युवराज के लिए बड़ा कार्य किया। चलो। राजभाई, आज इतना प्रसन्न क्यों? तुम जीवित हो? राजभाई ने सारी रात मेरी मृत्यु का समाचार न पाकर बहुत निराश है ना? ऐसा कैसे? तीसरे भाई का विवाह हुआ, क्या यह राजकुमार बधाई देने नहीं आया? राजभाई का धन्यवाद। पूज्य ससुर जी आज यहां पुत्री को देखने आए? जीवित शव श्राप क्यों असफल रहा? मुझे काव्या से स्पष्ट पूछना होगा। हाँ, मेरी पुत्री कहाँ है? ओ, तुम काव्या शर्मा से मिलना चाहते हो? आइए। राजकुमार, यह अधिकारी अपनी पुत्री काव्या से मिलना चाहता है। आप हमें यहां क्यों लाए? क्या अर्थ है? मंत्री महोदय, क्या यही आपके मंत्रालय की द्वितीय पुत्री हैं, काव्या शर्मा? यह कैसे संभव? कल ताबूत में रखी राजमहल में आई थी तो मेरी ज्येष्ठ पुत्री सिया शर्मा ही थी। राजकुमार, क्या आपने भूल से पहचान तो नहीं की? पहचान सही है या भूल, मंत्री महोदय स्वयं देख लें। यामिनी, यामिनी। राजकुमार, मेरी बेटी तो पूरी तरह ठीक थी जब महल में आई थी, फिर मर कैसे गई? क्या मंत्री शर्मा भूल गए? कल आपके घर से जो लाश ताबूत में लाई गई थी, आज आप मुझसे पूछ रहे हैं वह कैसे मर गई? कल मेरी बेटी की शादी हुई थी। मेरी बड़ी बेटी की शादी से पहले खुशी में मर गई, ये सच है। लेकिन मेरी छोटी बेटी यामिनी जब आई तो पूरी तरह जिंदा थी। ओ, क्या सचमुच? शर्मा जी, आपको गलतफहमी हुई है। जिंदा जो आई थी वह तो बड़ी बिटिया थी, मरी हुई तो दूसरी बिटिया थी। नहीं हो सकता। कल ताबूत में जो लाई गई थी वह मेरी बड़ी बेटी थी, सिया शर्मा। यह तो अजीब बात है। कल जिससे मेरा विवाह हुआ, क्या वह लाश थी? कोई है? राजकुमार की प्रधान पत्नी को बुलाओ अपने पिता से मिलने। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? कौन सा भूत है जो महल में सेंध लगा रहा है? क्या भूत? ये तो आपकी ही मंत्री निवास की बड़ी बिटिया है, हमारे अरिष्ट राजकुमार महल की राजकुमार की प्रधान पत्नी। नहीं, यह मेरी बेटी नहीं है। वह भूत है, वह इंसान नहीं है। मेरी बड़ी बेटी कल मर चुकी है। अब मुझे समझ आया, यही वह दुष्ट आत्मा है जिसने मेरी यूजाओ को मार डाला, है ना? हाँ। इस तपस्वी के महल में प्रवेश करते ही इस भयंकर आत्मिक शक्ति को महसूस किया। समझ गया कि यहां कोई दुष्ट आत्मा है। सोचा न था इसका स्रोत यही होगा। ये कौन है? मेरा नाम अनंत है। राजकुमार, आप नहीं जानते, इस तरह की पुनर्जीवित आत्माएं यदि नष्ट न की गईं, भविष्य में अनंत परेशानियां लाएंगी। सही कहा राजकुमार। इस आत्मा ने मेरी बेटी को मारा, इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। राजकुमार, ये ढोंगी साधु कहां से आया? बिना प्रमाण के तुम कहते हो मैं प्रेत हूं, तो मैं प्रेत हो गई? अब भी बहाने बना रही हो। देखो, मैं तुम्हारा असली रूप दिखाता हूं। तो तू सचमुच प्रेत है, तुझ में काफी शक्ति है। क्या नीच साधु है तू? तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है? राजकुमार, मैं पूछती हूँ, क्या आप यूं ही खड़े देखते रहेंगे जब कोई आपकी पत्नी पर आरोप लगाए?
क्या आप सचमुच पुरुष हैं? रानी का कहना सही है। चूंकि मंत्री युन और साधु अनंत दृढ़ता से कहते हैं कि रानी प्रेत हैं, तो कोई प्रमाण लाए, नहीं तो स्वयं प्रेत बन जाए। रुकिए, मेरे पास एक योजना है। ये दुष्ट आत्मा आग से डरती है। बस लकड़ी का ढेर लगाओ और भीषण आग जलाओ। ये आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगी। कितना हास्यास्पद! क्या जिंदा इंसान आग से नहीं डरती? कोई भी लकड़ी के ढेर पर डालकर जलाया जाए, प्रेत न भी हो, जलकर मृत प्रेत बन सकता है। आप यह सुझाव क्यों नहीं देते कि सीधे मेरा सिर काट दिया जाए, फिर देखें मैं सांस ले पाती हूं या नहीं? दिमाग से पैदा हुआ कूड़ा। तुम हालांकि इस अग्नि परीक्षा को स्वीकार करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अकेली इस अग्निदंड चौकी पर चढ़ूं, कितना नीरस होगा। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार प्रेत ही आग से डरते हैं। चूंकि तुम इंसान हो, तुम आग से नहीं डरोगे। अगर तुम डर गए तो साबित हो जाएगा कि तुम इंसान नहीं हो। इंसान नहीं होने पर तुम्हें तुरंत काट दिया जाएगा। तुम राजकुमार, यह दासी पत्नी इस अग्नि परीक्षा को स्वीकार करती है अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए। राजकुमार की प्रधान पत्नी। राजकुमार, चिंता न करें, मेरे पास इस घटिया तपस्वी को सबक सिखाने का तरीका है। तुम आखिर कौन हो? राजकुमार को जल्द ही पता चल जाएगा। लाओ, लकड़ी का ढेर लगाओ, आग लगाओ। जीवित देह का अशुभ अभिशाप विफल हुआ तो क्या हुआ? आज हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। अनंत को इसी आग से राजकुमार महल को नष्ट करने दो। अरिष्ट राजकुमार को इसी ज्वाला में जलने दो। अनंत प्रभु, अग्निदेव की ज्वाला उधार, प्रज्वलित हो। राजकुमार सावधान। हाँ, राजकुमार को वाकई सावधान रहना चाहिए। यह दुष्ट प्रेत बहुत शक्तिशाली है। वह हम सबको अपने साथ कब्र में ले जाना चाहती है। राजकुमार देखिए, सचमुच एक दुष्ट प्रेत है। इस तुच्छ तपस्वी को अग्निदेव की ज्वाला से इस प्रेत को जलाने दीजिए। सिया शर्मा, क्या तुम सचमुच प्रेत हो? तुम्हें आग से खेलना पसंद है? यह घटिया तपस्वी सबको जलाकर मारना चाहता है और मुझ पर दोष मढ़ना चाहता है। माफ कीजिएगा, आग से खेलने में मैं माहिर हूं। अग्निदेव की अग्नि दुष्ट दानवों का नाश करती है। अग्निदेव का प्रचंड बल लेकर दुष्ट कर्म करने वाला देव क्रोध को आमंत्रित करेगा, खुद पर ही उल्टा प्रहार होगा। ये क्या हुआ? अनंत प्रभु, अग्निदेव से अग्नि मांगता हूं, अग्निदेव से अग्नि मांगता हूं। ये दुस्साहसी कौन है जो अग्निदेव की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है? यह तो अग्निदेव स्वयं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी साधना से अग्निदेव कैसे प्रकट हो सकते हैं? मेरे गुरु भी ऐसा नहीं कर सकते। दुनियादार पाखंडी तांत्रिक अग्निदेव के नाम पर अत्याचार करता है, मृत्युदंड के योग्य। नहीं, अग्निदेव क्षमा करें। अग्निदेव दया करें, मैंने गलती की, मैंने गलती की। आग से खेलकर खुद ही जल गया। राजकुमार, दानवी शक्तियां दैवी दंड का शिकार हो गईं। अब आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। बेशक। मुझे संभालो। आरव वर्मा, मुझे संभालो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आपकी रानी। पकड़ लो। राजकुमार, बेकसूर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरा इरादा नहीं था। पहले मुर्दा ब्याह कर भेजा,
फिर यह दुष्ट तांत्रिक महल में हमला कराने लाया। महाराज, मंत्री शर्मा ने राज परिवार पर हमला किया। यह मौत की सजा है। युवराज, बचाइए मुझे। युवराज। चुप रहो। तीजा भाई, इसने राज परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम ही इसका फैसला करो। युवराज। राजकुमार, राजकुमार, सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी। मुझे भी धोखा दिया गया। मुझे नहीं पता था वह दुष्ट तांत्रिक है। मैं तो राजकुमार की चिंता में था। आज ही लाया हूं उसे। चिंता? मुझे तो लगा पिताजी शव उठाने आए हैं। सुनिए पिताजी, अब याद आया, वह मुर्दा बेटी कौन थी जो ब्याह कर भेजी थी? वह थी, काव्या थी। वही मरी थी। सिया, माफ कर दो बेटी, मुझे भी धोखा हुआ। हम पिता बेटी हैं, एक रक्त। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, हम सगे हैं। हाँ ना? रिश्तेदारों में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। और सुनो पिता, आखिर राजकुमार के ससुर हैं। यह राजकुमार दिल बड़ा हो, कैसे पिताजी की जान ले सकते हैं, है ना राजकुमार? राजकुमारी के मुंह देखी। मंत्री शर्मा की इस धृष्टता मैं माफ कर सकता हूं। राजकुमार का शुक्रिया। तो मैं पिताजी की तरफ से आभारी हूं। मेरी और राजकुमार की नई शादी, महल में ताबूत और लाश, कितना अशुभ। चूंकि बहन की मौत शादी से पहले, तो काव्या मेरे घर की नहीं मानी जाएगी। ये लाश और ताबूत जैसे मंत्री निवास से निकाले वैसे ही वापस ले जाएं। हाँ, बहन का रोष बहुत है। पिताजी को अच्छा अंतिम संस्कार करना चाहिए। आखिर इस तरह मरे लोग 7वां दिन बदला लेने लौटते हैं। जान बख्शने का शुक्रिया राजकुमार। राजकुमार, मत भूलिए काव्या शर्मा का ताबूत, उन्हें वापस दे दीजिए। तो मैं पहले जाती हूं। मेरी बेचारी बेटी, तुम बस शादी करने गई और बिना वजह मर गई। स्वामी, आपको मेरा न्याय करना होगा। इतना शोर क्यों? मैं युवराज महल के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। सबसे जरूरी, यह ताबूत महल से बाहर नहीं। ये तो काव्या है, क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या यह संभव है कि वह हमें नुकसान पहुंचाएगी? बकवास बंद करो। आह, दर्द। मेरा दिल दुख रहा है। यह क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? आह, दर्द। मेरा दिल दुख रहा है। यह ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम संभाल नहीं सकते। वापस आओ, मत जाओ। दिया जलाओ, दिया जलाओ। ठीक है। अच्छा हुआ खून नहीं है। दिया किसने बुझाया? पिताजी, मैं हूं। कोई है? जाओ और उपद्रव करो। चीज मिल गई, मुझे भी लौटना चाहिए। राजकुमार की प्रधान पत्नी अभी महल में आई हैं। इतनी व्यस्त कैसे हो गईं? राजकुमार, मेरा आंगन बहुत जीर्ण है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस घूमने निकल गई थी। झूठ बक रही हो। राजकुमार, सच में रहना मुश्किल है। मैं रहना चाहती हूं नए आंगन में। राजकुमार की प्रधान पत्नी कहाँ रहना चाहती हैं? मैं रहना चाहती हूं नीलपुष्प आंगन में। पक्का? राजकुमार को अफसोस हो रहा है। जहां चाहें रह सकती हैं।
शुक्रिया। और हाँ, ज्यादा नौकर ना भेजें, मुझे शांति पसंद है। राजकुमार, आपने उसे नील पुष्प आंगन में क्यों रहने दिया? क्या वह कुमारी आयरा का पुराना आंगन नहीं है? और मुझे लगता है उसे यह जगह इतनी अच्छी तरह कैसे आती है? राहुल मेहता, हाँ, क्या सचमुच इस दुनिया में भूत होते हैं जो दूसरे शरीर में फिर से जी सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर होते भी हैं तो उन्हें 100 साल की साधना चाहिए। इतनी साधना वाला भूत अगर किसी के पास हो तो वह सबको मार डालेगा। आपको लगता है रानी इंसान नहीं है? सचमुच नहीं लगती, लेकिन उस दुष्ट साधु ने अग्निदेव की शक्ति चुराकर प्रताड़ना पाई और उसे कुछ नहीं हुआ। ये तो समझ से बाहर है। चूंकि वह महेश शर्मा से बदला लेना चाहती है तो उसका मकसद हमारे मकसद से मेल खाता है। राजकुमार, आपको अपने शरीर की चिंता करनी चाहिए। प्रेत पर्व के ये दिन आपके शीत रोग के सबसे भयंकर समय होते हैं। और साथ ही मुझे लगता है उस दुष्ट साधु ने एक बात ठीक कही थी, भूत का मन पड़ना मुश्किल है। राजकुमार, राजकुमार, आप क्या कर रहे हैं? आप तेज गर्मी में भी चोगा नहीं उतार सकते, इस ठंड में तो बिल्कुल नहीं। क्या आप अपनी जान की परवाह नहीं करते? यह अग्नि लोमड़ी चोगा आपके शरीर में मौजूद अशुभहीन ऊर्जा को रोकता है। आपको ठंड नहीं लगती? क्या? कल रात से जब से मैं रानी के साथ सोया, मुझे ठंड महसूस नहीं हुई। यह कैसे हो सकता है? यह जगह अभी भी पहले जैसी ही है। आयरा, आप अभी किसको पुकार रहे थे? आप आखिर हैं कौन? पहले ही बता दिया था ना, तुम्हारी रानी सिया शर्मा। सिया शर्मा को नील पुष्प आंगन के बारे में कैसे पता चला? सुना है ना? मैं पागल हो गया हूं। जो मुझे लग रहा है कि वह आयरा है, दूसरी देह में पुनर्जीवन पाई है। नील पुष्प आंगन की एक एक चीज हिलाना मत, खासकर ये फूल दीप। राजकुमार, विश्वास करोगे, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूं। रानी मेरे शीत रोग का इलाज कर रही हैं। वह शीत रोग नहीं है, किसी ने तुम्हारे भीतर अशुभ शक्ति डाली है। राजकुमार को पता होगा कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे यह भी पता है कि तुम इसे ढूंढ रहे हो, महेश शर्मा की भ्रष्टाचार बही। इससे उसका सिर उड़ जाएगा और तुम्हारे राजभाई की बड़ी ताकत कम हो जाएगी। ये तुम्हें कैसे मिली? ये मत पूछो, बस बताओ चाहिए कि नहीं। इतनी सी दूर से चीज लाने की कला भी नहीं है, तो परलोक का भावी स्वामी कैसे बनोगे? शुक्रिया। यह तो मेरा दहेज है, मुफ्त में नहीं मिलेगा। रानी क्या चाहती हैं? विदा के बाद मायके जाने के समय मैं जब अपने मायके जाऊंगी तो कुछ मायका भेंट तो लेकर जाना ही होगा। राजकुमार, आपको मेरा मान बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाऊं? मुझे चाहिए एक चांदी का पहाड़, 10 हवेलियां, 30 नौकर चाकर और 10 रथ घोड़े। राजकुमार की क्या राय है? यह तुच्छ राजकुमार को ठीक नहीं लगता। अरे नहीं, इतनी छोटी सी बात भी पूरी नहीं करोगे? राजकुमार बहुत कंजूस हैं। मेरा मतलब है, कहीं ये सब बहुत साधारण तो नहीं जिससे आपका मान घट जाए? आप ही हैं राजकुमार जो मुझे समझते हैं। मैं थक गया हूं। आप भी जल्दी विश्राम करें। आरव वर्मा, पकड़ो। मेरा दहेज तुम्हें दे दिया। विदा के बाद मायके जाते समय मेरी शान बरकरार रखनी होगी। आप निराश नहीं होंगी। राजकुमार और राजकुमार की प्रधान पत्नी को प्रणाम। मालिक और मालकिन को अचानक शीत रोग हो गया है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, इसलिए इस नीच ने दूसरे मालिक का स्वागत करने आया है। राजकुमार क्षमा करें। मैं अपनी पत्नी के साथ उनके घर आया हूं। मंत्री शर्मा ने तुम जैसा गिरा हुआ कूड़ा भेजकर किस पर पहली ही घड़ी में दबदबा जमाना चाहता है। अरे अरे, राजकुमार क्षमा करें, सचमुच मालिक अस्वस्थ हैं, इसलिए स्वयं नहीं आ सके। छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरी माय का भेंट यहां रख दो। सावधान रहना, टकराना मत। ये मेरे पिताजी के लिए है। बिटिया, यह मेरी श्रद्धा देखिए। बहुत श्रद्धा है। राजकुमार की प्रधान पत्नी आपका पीछे के आंगन में इंतजार कर रही हैं। तुम लोग प्रधान पत्नी का पीछा करो, पूरी तरह सुरक्षित रखना। अरे राजकुमार, क्षमा चाहती हूं। पीछे का आंगन स्त्रियों का आंगन है, रक्षकों का अंदर जाना ठीक नहीं। क्या तुम मेरी गलती निकाल रही हो?
नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। बस रक्षकों का जाना वाकई ठीक नहीं। मैं तपस्वी आपके साथ चलूंगी। आखिर सब अपने ही लोग हैं। वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? राजकुमार, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करता हूं। प्रधान पत्नी, कृपया मेरे साथ आइए। जल्दी कोई बुलाओ। मंत्री निवास की हिम्मत तो देखो। ऊपरी हुनर। प्रधान पत्नी को चोट पहुंचाना चाहते हो? मालकिन, घबराई क्यों? एक सुंदरी है, बस एक सुंदरी ही तो है। जल्दी घंटी बजाओ। संभालो। अरे बाप रे, मेरा सिर फटने वाला है। हाँ हाँ हाँ। चाहे कोई भी दुष्ट प्रेत हो, मेरे इस तांत्रिक मंडल में आते ही आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। दर्द नहीं रहा। कितना डरावना है। मौका दिया भी तो काम ना आए। बस ये सब बकवास की। मालकिन, वो ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मेरे पास तांबे का दर्पण भी है। जल्दी मर जा, मर जा। कितना बुरा लगता है। अच्छा, थप्पड़ मारने का काम खुद करने में ही मजा आता है। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं, ये तुम्हें परलोक पहुंचने पर पता चलेगा। ये पीतल का आईना। कोई आश्चर्य नहीं कि सिया की आत्मा ने इस मंत्रालय को उजाड़ नहीं डाला, क्योंकि उसे इस आईने में कैद कर दिया गया था। रानी, इस आईने में काली धुंध भरी है। ये पाप की छाया है। यह मूर्ख अपने खून से आईना खोल रही है, अपनी जान देकर मुझे मारने के लिए इस शक्ति को छोड़ रही है। सुअर भी तुमसे कम बेवकूफ है। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे बूढ़े मूर्ख, तुम्हें धोखा दिया गया और पता भी नहीं। ये आईना उस जादूगर ने तुम्हें दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम इस आईने का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थीं? चलो मैं तुम्हें सिखाती हूं। दूर जाओ, हटो। छोड़ो मुझे। रानी, वह उसे क्या हुआ? ये नजारा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। रानी, ये सारी काली छायाएं, क्या ये सब आपके कहने पर उन्हें मार रही हैं? खून का बदला खून। उन्होंने इन लोगों को मारा था, तो ये लोग अब उनसे बदला लेंगे। यह सुधा के हाथों सैकड़ों की जानें गईं और बहुत से बच्चे थे। बच्चे? क्या बच्चों की तस्करी, लालच में हत्या? यह औरत मारने लायक है। एक और मौका दो अपना बदला लेने का। जाओ। अब से यह सारी अन्यायजनित अशुभ आभा तुम्हारे आदेश पर रहेगी। तुम लोग इस मंत्री निवास का आकाश उलट दो। अब इस मंत्री निवास में रौनक रहेगी। मंत्री शर्मा, इसे देखिए। ये भ्रष्टाचार बही तो गुप्त कक्ष में थी, वह उनके पास कैसे पहुंची? राजकुमार, ये क्या मतलब है? एक रास्ता जीने का, एक रास्ता मरने का। खुद चुनो। जीने का रास्ता। राजकुमार का दिया जीने का रास्ता क्या है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 10 साल पहले दीर्घायु महल में उस भीषण आग का सच लिखो। किसने महारानी देविका पर झूठा आरोप लगाया था? यह तुच्छ सेवक कैसे जानेगा? तुम नहीं जानते? उस दुष्ट तांत्रिक की आग लगाने की विद्या और उस दिन दीर्घायु महल की आग एक जैसी थी। मंत्री शर्मा, ध्यान से देखो। इस बही के मुताबिक
तुमने कुल लगभग 6 अरब 70 करोड़ रुपए चुराए योंगहू राज्य विधि के अनुसार। बस तुम अपना अपराध स्वीकार करते हुए लिख दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं लिखोगे तो मंत्री शर्मा 10 दिन में चुराए हुए सारे पैसे वापस करो, नहीं तो इस बही की सारी बातें पूरे राजनगर में फैल जाएंगी। आप मुझे धमका रहे हैं राजकुमार। हाँ, मैं धमका रहा हूं। क्या? बचाओ, मालकिन पागल हो गई है। क्या शोर मचा रहे हो? मेरी जान वापस दो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मंत्री शर्मा और उनकी पत्नी सचमुच बहुत प्रेमालिंगन में हैं। राजकुमार आपके इस आनंद में विघ्न नहीं डालेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? राजकुमार, छोड़ो मुझे। मंत्री शर्मा को जिंदा रहना चाहिए। मेरा दिया विकल्प मत भूलना। दरवाजा बंद करके ताला लगाओ। राजकुमार, राजकुमार मत जाइए। राजकुमार, तमाशा अच्छा लगा? बहुत शानदार था। आरव भैया, इधर आओ। इधर आओ ना। आरव भैया, तुम इधर आओ। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मुझे एक जगह चाहिए, सुरक्षित और छिपी हुई। ज्यादा बड़ी हो तो और अच्छा। मुझे कुछ छिपाना है। क्या छिपाना है? मेरा दहेज तो सही। महेश शर्मा का गुप्त कमरा खाली हो गया है। तुमने किया? अंदाजा लगाओ। महेश शर्मा ने कुल मिलाकर लगभग 6 अरब रुपए की रिश्वत ली है। इतना गंभीर अपराध की 3 पीढ़ियों को मार डालना भी कम होगा। इतना सारा? मुझे लगा था बस लगभग 1 अरब रुपए ही लिए होंगे। इतना पैसा अब सब मेरा हो गया। अरे हाँ, सुधा कपूर के हाथों 100 से ज्यादा लोगों की जानें भी हैं, और वो भी सारे बच्चे। क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा लाल कहाँ है? उसे मुझे वापस कर दो। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। तुम्हें पता है मेरा लाल कहाँ है? उसे मुझे वापस कर दो। वही है। तुम तर्क ही नहीं सुनती। मुझे सच में नहीं पता। वंदना। ये खूबसूरत महिला कौन है? तुम्हारी पुरानी प्रेमिका? अन्याय है। मेरा लाल कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता। उसे मुझे लौटा दो। लाली, इस महिला का चेहरा बहुत खराब दिख रहा है। तुम इसे रथ में बिठा दो। तुम भी अंदर रहो। जी मालकिन, मैं आपको रथ तक ले चलती हूँ। लाल, मेरा बच्चा सचमुच तुम्हारी पुरानी प्रेमिका है। वह मेरी दीदी हैं। तुम गलत मत समझो। मैं अंदर रहूंगा तो ठीक नहीं। तुम इनकी देखभाल करो। आओ धीरे मालकिन, संभल कर। मुझे बंद मत करो। मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। यह महिला अपने बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर मृत्यु की छाया है। लगता है बच्चे की हालत ठीक नहीं। रानी, आप राजकुमार पर गलत शक न करें। यह मालकिन वंदना सिंह है। इनके पिता योंग राज्य के जनरल सिंह साहब थे। राजकुमार बचपन से ही उनके साथ रहे, रणनीति और युद्ध कला सीखते रहे, और मालकिन सिंह के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता रहा, बिल्कुल निजी संबंध नहीं। फिक्र मत करो, मैं गलत नहीं समझ रही। यह महिला सिंह परिवार की अकेली वारिस है। सिंह परिवार पूरी तरह वफादार था। सभी पुरुष युद्ध में शहीद हो गए, बस वंदना सिंह बची हैं। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। मायके का सहारा न होने से उनका जीवन कठिन रहा होगा। राजकुमार अभी राजधानी लौटे हैं। दोष तो श्रीमती सिंह के ससुराल का है। बड़ा नीच है। श्रीमती सिंह की शादी किससे हुई थी? राजकोष उपमंत्री खन्ना से। लेकिन यह खन्ना भी दिखाई देता है महेश शर्मा के भ्रष्टाचार बही में। राहुल मेहता। जी हाँ। श्रीमती सिंह के बच्चे को जरूर वापस ले आओ। जी। हाय राम, कितना घिनौना कीड़ा है। यह हृदय भक्षी विषकीट है। जिसे यह लग जाए वह रोज सहता है दिल चीरने वाला दर्द। समय बीतते पागल हो जाता है। यह विस्कीट
और इसे बनाने वाला दोनों मरने के लायक हैं। तुम होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ? पास मत आओ, मुझे मत पकड़ो, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। डरो मत, अब सब ठीक है। देखो, बिस्किट जलकर खाक हो गया। श्रीमती सिंह, डरिए मत। यह अरिष्ट राजकुमार का महल है। यह हमारी रानी है। आप सुरक्षित हैं? अरिष्ट राजकुमार का महल। आरव वर्मा। राजकुमार, रानी, मेरे बच्चे को बचाइए, कृपया उसे बचाइए। उसे बाल भक्षी पर्वत पर फेंक दिया गया है। बाल भक्षी पर्वत कहाँ है? बच्चे को बड़ी मालकिन ने, नीरा मल्होत्रा ने फेंकवाया। क्या आप नहीं हैं उपमंत्री खन्ना की मुख्य पत्नी? रानी, आप शायद नहीं जानती, मेरे उस बेरहम पति ने कुछ साल पहले वीरगढ़ हवेली घराने की मल्होत्रा कन्या को सहपत्नी बनाया। मैं पहले घर आई थी, लेकिन मेरे मायके की हालत बहुत बिगड़ गई थी। मुझे नीरा मल्होत्रा को रास्ता देना पड़ा। बड़ी मालकिन से दूसरी मालकिन बन गई। नीरा मल्होत्रा बड़ी मालकिन बनी। उसने मुझ पर हृदय भक्षी बिस्किट छोड़वाया, मुझे तड़पाया। वह जहरीली औरत। मुझे तड़पाना था तो तड़पा दिया, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि मेरा लाल उसके बच्चे की जगह ले रहा है, तो उसने मेरे बच्चे को बाल भक्षी पर्वत पर फेंकवा दिया। क्या राजकोष उपमंत्री खन्ना ने बस देखा अपने बच्चे को मरते हुए? उसे पता था कि लाल को बाल भक्षी पर्वत पर फेंका गया है। बचाया तो दूर, उसने नीरा मल्होत्रा की गुनाह छिपाने में मदद की। दोनों को बिजली से जल जाए। बाल भक्षी पर्वत, क्या वह शहर से पूरब 30 कोस दूर एक जंगली पहाड़ है? जी हाँ, राजकुमार की प्रधान पत्नी। बल्कि कहानी है, वह पहाड़ बच्चे खाता है, जनता पास खटकने से भी डरती है। राजकुमार की प्रधान पत्नी श्रीमती सिंह, आप दोनों चिंता न करें। यह मामला अधिकारी के पास फरियाद कर दिया गया है। राजधानी अधीक्षक ने भी पहाड़ तलाशने लोग भेजे हैं। बस राजधानी अधीक्षक के लोग शायद कम पड़े। लाली, तुम श्रीमती सिंह की देखभाल करो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढ कर लाऊंगी। महाराज, बुरी खबर। सुना है राजकुमारी अकेली बाल भक्षी पर्वत गई हैं। बेतुकी बात। ये बाल भक्षी पर्वत बहुत अशुभ है। इस तरह तो लाशों को भी नियंत्रित कर सकता है। अब क्या करें? कहीं आज हम सब यहीं मर जाएंगे क्या? नहीं होगा। देखो, वे सब पीले ताबीजों से काबू में हैं। अगर ये भी नहीं रोक पाए तो लड़ना होगा। आकाश पृथ्वी निर्मल हो, अशुभ शक्ति दूर हो। राजकुमारी, राजकुमारी सावधान। अब भी नहीं सुधरे तो आत्मा नष्ट कर दूंगी। राजकुमारी, आप ठीक हैं? तुम यहां कैसे? राजकुमार को राजधानी अधीक्षक पर भरोसा नहीं था, इसलिए हमने भेजा बाल भक्षी पर्वत पर रोहन खन्ना को ढूंढने। आरव वर्मा ने भेजा? राजकुमारी, आप आखिर कौन हैं? कितनी शक्तिशाली हैं? ये जानने की जरूरत नहीं। राजकुमारी, धन्यवाद। अगर आप नहीं आती तो हमारी यहीं खत्म हो जाती। राजकुमारी तो हमारी जान बचाई। राजकुमारी ने ही हमें बचाया। अरे इतना भी नहीं। मुझे तो लगता है तुम सबकी जान सख्त है। सच में? राजकुमारी कहती हैं तो मैं 99 साल जीऊंगा। हाँ हाँ। और बकवास करोगे तो 29 भी नहीं जियोगे। मालिक, याद है अगले महीने आप 29 के हो जाएंगे। ये पीले ताबीज आपने लगाए हैं? आप भी साधना करने वाले हैं? मेरी कुंडली कमजोर है। बचपन में ही मुझे मंदिर भेज दिया गया। कुछ समय तक साधना की। प्रतिभा अच्छी थी। अगर यह सामान्य दोष होता तो आपके ताबीज काम कर जाते। आरव वर्मा की पिछली मुसीबतें आपने ही टाली थीं। शुक्रिया। मैं राजकुमार का रक्षक हूं, यही मेरा फर्ज था। अरे हाँ, रोहन खन्ना मिल गया क्या? मेरा ख्याल है रोहन खन्ना यहीं आसपास है। आसपास नहीं, बल्कि इसी मंदिर में है। इसी मंदिर में? सचमुच एक बच्चा है। इस बच्चे की आत्मा शरीर से अलग है, प्राण जाने को है। अगर आधी रात से पहले आत्मा वापस नहीं लाई
तो फिर कोई उपाय नहीं। रोहन खन्ना, आत्मा लौटा। इस बच्चे की आत्मा भटकी नहीं है, बल्कि फंस गई है। तो अब क्या करें? राजकुमारनी, आप बच्चे की आत्मा का पता लगा सकती हैं? लगा सकती हूँ, लेकिन समय नहीं है। सिवाय इसके कि सानवी शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसी? राजकुमार, आरव वर्मा, आप सही वक्त पर आए। जल्दी मेरी मदद करो। इस बच्चे की आत्मा खो गई है, इतनी जल्दी वापस नहीं मिलेगी। आपकी आयु चाहिए। ये नहीं हो सकता। राजकुमार का जीवन कितना अनमोल है। पीछे हटो। कैसे उधार लें? आयु उधार लेना कहते हैं, बस तुम्हारी जीवन ऊर्जा उधार लेकर उसकी मृत्यु की छाया छिपाने के लिए। तुम्हारी आयु नहीं ले रहा। अगर जीवन ऊर्जा उधार लेनी है, मैं भी दे सकती हूँ। मेरी जीवन ऊर्जा प्रचुर है। मैं दे सकती हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, यमराज को धोखा देने के लिए देने वाले का भाग्य बल प्रबल होना चाहिए। केवल आपके राजकुमार का ही ऐसा भाग्य बल है। इतना कहने की जरूरत नहीं। शुरू करो। ठीक है, तुम लोग मुद्दे जाओ। वे क्यों मुद्दे? बच्चे में प्रतिक्रिया हुई है। चूंकि व्यक्ति मिल गया है, तो चलते हैं। रुको, मेरा एक सवाल बाकी है। इस पहाड़ पर आखिर हुआ क्या है? तुम किससे पूछ रही हो? आत्मिक चेतना इतनी क्षीण हो गई है क्या? तुम्हारे पास धूप दीप है क्या? हाँ, मेरे पास है। बाहर रहते हुए सभी देवताओं का सामना तो होता ही है। रानी को ले आओ। आरव वर्मा, तुम दीप जलाकर उसकी सहायता करो। ठीक। धन्यवाद। ये पर्वत आत्मा है। पर्वत देवता की आत्मा जनता की रक्षा करती है। इस पहाड़ा को बालभक्षी पर्वत नहीं कहना चाहिए। मैं हरित शिखर पर्वत था, लेकिन कुछ दुष्ट साधुओं ने यहाँ नकारात्मक ऊर्जा फैलाई और ढेर सारे बच्चों को मार डाला, बस उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इसी कारण लोग मुझे बालभक्षी पहाड़ कहने लगे। लोग मुझसे डरने लगे। मेरी शक्ति भी कमजोर पड़ गई। यही वजह है कि पहाड़ की दैवीय चमक खो गई। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ती गई। उसे रोकना मुश्किल था। नतीजतन यह मंदिर टूट गया। रोहन खन्ना को देवता की मूर्ति के नीचे छिपाने वाली वह पहाड़ की आत्मा ही थी। मैं सिर्फ इस एक बच्चे को बचा पाई। बुरे लोग बुरा करते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं। क्या तुम जानते हो बच्चों को मारने वाला कौन था? मैं मानव जगत से अनजान हूँ। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा हमने दूर कर दी। राजकुमार और मैं तुम्हारे गवाह बनेंगे। तुम बस आराम करो, जल्दी देवता बन जाओ। इस इलाके की रक्षा करो। शुक्रिया। चलो चलते हैं। पैरों में फिर छाले पड़ गए होंगे। ये पहाड़ी रास्ता बहुत खराब है। तुम मुझे कह रहे हो? मैं तुम्हें गोद में उतार ले जाऊंगा। राजकुमार, न जाइए। मैं रात की सेवा के लिए आई हूं। तुम कब आ गई? नहा धोकर सीधे यहां आ गई। रोहन खन्ना को ठीक से रखा गया है। उसे श्रीमती सिंह के पास भेज दिया। अब जब सब ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द विदा करने का इंतजाम करो। क्यों? वह माँ बेटा बड़े दयनीय लग रहे हैं। उन्हें राजकुमार महल में क्यों नहीं रहने दिया जा सकता? जिसकी मदद अरिष्ट राजकुमार का महल करता है, वह निशाना बन सकता है। इसके अलावा वंदना सिंह अब उपमंत्री खन्ना की पत्नी है और उनके मायके में कोई सहारा नहीं है। क्या राजकुमार की प्रधान पत्नी जानती है कि लोगों की बुराई किसी की जान ले सकती है? तुम मनुष्यों के नियम कितने जटिल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे यहां आना पड़ा। तुम आखिर कहां से आई हो? तुम बस ये मान लो कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अरे, पूरा दिन थकान भरा रहा। जाओ, आराम करो। पहले तुम सो जाओ, मैं अध्ययन कक्ष में जा रहा हूं। कोई तुम्हारा भाग्य चिन्ह चुरा रहा है। तुम्हें पता है? आज जब मैंने तुम्हारी जीवन ऊष्मा उधार ली थी, तो मुझे इसका पता चला। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे इस खाली शयन कक्ष में अकेला छोड़ने जा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। राजकुमार की प्रधान पत्नी हाथ पैर न चलाए।
और एक बात, तुमने जो जीवन ऊष्मा उधार ली है उसे लौटाना याद रखना। लौटाना कुछ नहीं है, कुछ बाघ शक्ति और सिखा लो ताकि तुम्हारी ताकत बढ़ जाए। महाराज, राजकुमार की प्रधान पत्नी उपमंत्री खन्ना मिलने आए हैं। शायद श्रीमती सिंह के बारे में ही होंगे। बाहर निकाल दो। वह राजकोष मंत्री हैं। ये ठीक नहीं होगा। सचमुच ठीक नहीं है। तुम रुको, मैं आता हूं। जाओ, हाथ पैर तोड़ दो, कोई बात नहीं। उपमंत्री खन्ना को याद नहीं रहेगा। जी। वास्तव में उन्हें याद रहे कि हमने मारा तो भी कोई बात नहीं। फालतू झंझट मोल लेना ठीक नहीं। क्या राजकुमारी को लगता है हमारी मुसीबतें कम हैं? जल्दी खाओ। वंदना राजकुमारी का आभारी है। इतना आभार मत दिखाओ। मुझे माफ करें, मैं देर से लौटी। मैं गुरुजी के प्रति अपराधी हूं। मैंने सही पति नहीं चुना। इसमें राजकुमार का दोष नहीं। इसके अलावा उस समय राजकुमार के पास चारा नहीं था। बस ये नहीं पता रोहन कब जागेगा। रोहन की आत्मा देह से बाहर है। उसकी आत्मा वापस लानी होगी, तभी वह जागेगा। आत्मा कैसे वापस लाए? आपको एक लंबा रास्ता तय करना होगा। यह रास्ता आसान नहीं है। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती। कौन सा रास्ता? जीवित मृत पथ। तुम दोनों यहाँ क्यों आए? राजकुमार को राजकुमारी की चिंता थी, इसलिए देखने आए। ये फूलदीप किस काम का? आत्मा स्थिर दीप, जीवित मृत पथ का काम आएगा। क्या आप वंदना जी को आत्मा खोजने ले जा रही हैं? वह पथ मृत्यु की धुंध से भरा है। अगर जीवित व्यक्ति अंदर गया तो वह दुष्ट आत्माओं का आसान शिकार बन जाएगा। मेरी काबिलियत तुमने देखी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने कहा था मेरा भाग्य बहुत बलवान है और राजकुमार पुरुष हैं, उनमें जीवन ऊष्मा प्रचुर है। वह दुष्ट आत्माएं दूर भगा सकते हैं। ठीक है श्रीमती मू, चलो चलें। सीटू जिंग, तुम यहीं रहो। लाल रुई के साथ छोटे राजकुमार की देखभाल करना। जी। यम येन मार्ग खुल। यह आत्मा दीपक तुम्हें यू लैंग तक ले जाएगा। याद रखना, दीपक हाथ से मत छोड़ना। चाहे तुम्हें यू लैंग की आवाज सुनाई दे या ना दे, पीछे मत देखना। दीपक बुझते ही चाहे यू लैंग मिले या ना मिले, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। जाओ। क्या यही वह पीली नदी का रास्ता है जो मरने के बाद चलना पड़ता है? हाँ, यह मृत्यु और जीवन लोक के बीच की दरार है। ये असमय मरे आत्माएं और अन्याय से मरे प्रेत यहीं फंसे रहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते मानव लोक छोड़ना। उन्हें अभी भी मोह है। तो क्या मैं अपनी राजमाता को ढूंढ सकता हूँ? महारानी देवी, अगर उन्हें पता चले तुम यहाँ हो, वे पहले तुम्हें ढूंढ लेंगी। माम, यू लैंग, मेरा यू लैंग मुझे बुला रहा है। यू लैंग। यू लैंग, माम, यू लैंग। माँ बचाओ। एक जीवित व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई यम येन मार्ग पर घुस आने की? मौत मांग रहा है। माम, दुस्साहसी मानव, आत्मा बंधन श्रृंखला तोड़ने की हिम्मत। माम, बचाओ। माम, मत जाओ। अच्छा, तो जीवित आत्मा की तलाश में थे। तुम्हारी हिम्मत, मेरा साधन तोड़ने की जुर्रत। अच्छा, जब आ ही गए हों तो फिर जाओगे नहीं? अजीब है, मैंने आरव की प्राण शक्ति से मृत्युलेख को धोखा दिया था। सिद्धांततः यमदूतों को पता नहीं होना चाहिए रोहन की जीवित आत्मा कहाँ है। यमलोक के नियम सख्त हैं। जीवित आत्मा को बांधा नहीं जा सकता। उल्लंघन करने वाले की पदवी छीनी जाएगी और ज्वाला नरक में डाल दिया जाएगा। दुस्साहसी मानव, अब भी डींगे हाँक रहे हो, मौत मांग रहे हो। मैं यमदूत हूं, तुम मुझ पर हाथ उठाने का साहस करते हो? 18 नरकों से नहीं डरते? मौत सामने है,
फिर भी अकड़। यमलोक के 76 विभागों में केवल पशु प्रेत विभाग ही पक्षी पशुओं को संभालता है। प्रेत सेनापति भृंगराज के कीट यमदूतों में कभी गंदी मक्खी नहीं थी। तुमने मेरा असली रूप कैसे पहचान लिया? तुझे पहचानना आसान था। जीवित व्यक्ति यम बंधन छुए तो मृत्यु निश्चित। एक आत्मा बंधन जंजीर होकर गंदी मक्खी के इशारे पर चल रही है। निकम्मी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम आखिर कौन हो? तू मेरा नाम जानने लायक है? माँ। माँ। लाल। लाल। बोल, किसने दी तुझे हिम्मत यमदूत बनकर जीवित आत्मा बांधने की? और क्या करना था? मैं कहूंगा, सब कुछ कहूंगा। मैं महाराज टिड्डेश्वर के लिए काम करता हूं। राजनगर के आसपास के सभी भूमि दानव उनके अधीन हैं। यह जीवित आत्मा भी उनके लिए ही ढूंढी गई थी। महाराज टिड्डेश्वर सच्चे मायने में दानव सम्राट हैं। वे तो भृंगराज प्रेत सम्राट के रिश्तेदार हैं। भृंगराज के रिश्तेदार? अगर अरे भृंगू को पता चला कि उसका ऐसा कोई रिश्तेदार है तो वह गुस्से से अपना डंक ही नोच लेगा। तो कहने का मतलब बाल भक्षी पर्वत के वे बच्चे भी तुम्हारा ही काम थे। उन जीवित आत्माओं का क्या हुआ? खा लिया गया। टिड्डेश्वर और जीवित लोक के लोग मिलकर लोगों को मार रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? महोदय, मैं आपको सलाह देता हूं, बेकार दखल न दें। पर लोक दरबार में हालात बदल चुके हैं। गंदी मक्खी, तुझे मुझे रोकने का अधिकार किसने दिया? इसने जिस टिड्डेश्वर की बात की और तुम्हारे पिता की छोटी मां नीरा मल्होत्रा दोनों ही सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं लगता। संयोग हो या ना हो, पहले रोहन खन्ना की जीवित आत्मा को वापस ले चलते हैं। हाथ दो। सुंदर दीदी, क्या आप मुझे बचाने आई हैं? शुक्रिया सुंदर दीदी। बहुत प्यारी बात कही। यहाँ की हर बात भूल जाओ, हमारे साथ चलो। तुम्हारा शेष जीवन काल अभी खत्म नहीं हुआ। जीवित आत्मा, अपने स्थान पर लौट जाओ। बस आराम करो, वह जाग जाएगा। वंदना राजकुमार रानी का आभार मानती है। कोई बात नहीं, बच्चे को देखकर दिल खुश हो गया। उसे बचाना मेरी खुशी थी। मेरी बात का बुरा न माने। आगे की बातों के लिए समय रहते तैयारी कर लें। समझ गई। मैं उपमंत्री खन्ना से तलाक चाहती हूँ। बात ठीक है, पर उपमंत्री खन्ना जैसे पदधारी से तलाक के लिए उनकी निजी मुहर जरूरी है, नहीं तो मान्य नहीं। डर यही है कि उपमंत्री खन्ना नहीं मानेंगे। वह मानने की हिम्मत करेगा? तलाक तो बहुत हल्की सजा है। श्रीमती सिंह को उन्हें छोड़ देना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए, फिर उनकी टांग तोड़ देनी चाहिए। मेरे पास एक अहम चीज है जो मुझे उपमंत्री खन्ना से तलाक में मदद कर सकती है। अब सोचती हूँ ये चीज राजकुमार के पास हो, ज्यादा काम आएगी। यह मूल नामावली है। मानव तस्करी की सूची। मेरी चेतना पहले भ्रमित थी। मंत्री खन्ना और नीरा मल्होत्रा की बातें मुझसे छिपाकर नहीं करते थे। जब भी मैं होश में आती उनकी बातें याद आ जाती, इसलिए मैंने वे बातचीतें चुपके से लिख लीं। मंत्री खन्ना और नीरा मल्होत्रा के मुताबिक वे केवल अगवा बच्चों को बाल भक्षी पर्वत भेजते थे। बस मैंने नहीं सुना बच्चे किसने अगवा किए। मंत्री निवास की सुधा कपूर ने। तो मतलब सारे सुराग जुड़ गए। मंत्री निवास की सुधा कपूर और मुनीम बच्चे अगवा करते हैं और मंत्री खन्ना और नीरा मल्होत्रा बच्चों को बाल भक्षी पर्वत ले जाते हैं। ये बच्चे जिंदा रहते आत्मा गंवा बैठे तथा कथित परलोक सिपाहियों को खिलाए गए। उनके निर्दोष शव बाल भक्षी पर्वत की अशुभता पोसने लगे। बची हुई आत्माएं इस्तेमाल हुई सुधा कपूर के प्रेत दर्पण को पोसने में। क्या बड़ा मामला है इंसान और प्रेत की सांठगांठ का? कल मंत्री खन्ना को बाहर लाओ, मैं तुम्हारा त्यागपत्र मंजूर करवा दूंगा। यही है हमारे योंग राजवंश का कीड़ा। एक राजकोष मंत्री, एक राजकोष उपमंत्री, एक भ्रष्टाचार का मामला और एक बच्चों की तस्करी का मामला। राजकुमार, यह अधिकारी अभी गिरफ्तार करवाता हूं।
मंत्री चतुर्वेदी, जल्दी ना करें, पहले एक अच्छा नाटक देखें, अभी शुरू हो रहा है। तलाकनामा तैयार है, बस अपनी निजी मुहर लगा दो। सचमुच तुम्हारी पीठ किसी ने थपथपाई है। वंदना, अब पागलपन का नाटक क्यों नहीं कर रही? बकवास बंद करो, मुहर लगाओ, तब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वंदना, हम पति पत्नी रहे हैं, पहले मैं गलत था, बस घर लौट आओ, मैं रोहन को ढूंढ लाऊंगा और तुम्हारे साथ अच्छा जीवन बिताऊंगा। अच्छा जीवन? उपमंत्री के घर लौटकर फिर तुम्हारा अत्याचार सहूं और देखूं तुम मेरे बच्चे को मारते हो। भाग्य से मेरे रोहन को किसी महान व्यक्ति ने बचा लिया। रोहन वह जीवित है। बिल्कुल जीवित है। तुम्हारी और नीरा की उम्मीदें धरी रह गईं, है ना? जब रोहन को ले जाया गया वह होश में था। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो सब खत्म। मैं तलाकनामे पर मुहर लगा सकती हूं, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस मिलना चाहिए, नहीं तो आज तुम दोनों यहां से नहीं जा सकते। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? यह यूलैंग हमारे खन्ना परिवार का है, तुम्हारी तरह दूसरों के यहां रहने का कोई औचित्य नहीं। हास्यास्पद। यदि तुम्हें यूलैंग की सचमुच चिंता होती तो नीरा मल्होत्रा को उसे जंगल में फेंकने क्यों देती? नहीं, बेवकूफ बातें मत करो। यूलैंग का गायब होना नीरा मल्होत्रा से क्या संबंध? बल्कि तुम अरिष्ट राजकुमार का तो विवाह हो गया, वह तुम्हारा सहारा क्यों बनेगा? मुझे पता है तुम अरिष्ट राजकुमार को पहले से जानती हो, पर अभी वह राजधानी लौटे ही हैं। तुम तलाक की जिद कर रही हो, तुम दोनों तो गुप्त संबंध रखते हो। तुम मुहर नहीं लगाती, यूलैंग को भी छीनना चाहती हो, अब हम पर आरोप लगा रही हो। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे और नीरा के गलत काम उजागर कर दूंगी। मेरा क्या अपराध? राजकोष उपमंत्री खन्ना, तुमने नीरा मल्होत्रा के साथ मिलकर बच्चों को जंगल में अगवा किया, उनकी मृत्यु का कारण बने। कर्म का भय नहीं। तुम झूठ मत बोलो, मैंने कभी बच्चों का अपहरण नहीं किया, कर्मफल का प्रश्न ही नहीं। यदि उपमंत्री ने कुछ न किया हो तो घबराए क्यों? यदि उपमंत्री ने कुछ न किया हो तो घबराए क्यों? यहां तुम्हारी एक दासी की क्या औकात? तुम दोनों क्या देख रहे हो? वंदना सिंह को पकड़कर महल ले चलो। बच्चों, बदला सही दोषी से लो। जाओ। पास मत आओ, मुझे मत काटो, दूर हो जाओ। मुझे मत काटो, बदला लेना है, नीरा मल्होत्रा से लो। राजकोष उपमंत्री खन्ना, तुम्हारी हिम्मत बच्चों की तस्करी करने की। मंत्री चतुर्वेदी, ये सब इस दानवी की वजह से है। इस दानवी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी ने तुम्हें कैसे बर्बाद किया? अरिष्ट राजकुमार, वह राजकुमार की प्रधान पत्नी है। उपमंत्री खन्ना, अगर कुछ कहना है तो न्याय विभाग में जाकर धीरे धीरे कहो। तुमने वंदना सिंह को महल वापस भेजने को कहा, बस इसलिए ताकि मुझे यहां ला सको। मंत्री महेश शर्मा बीमार हैं, घर पर हैं। मेरी पत्नी दिन भर रोती रहती हैं, अपने पिता की सेहत की चिंता में मुझे तुम्हारे साथ आना ही पड़ा। सानवी, बेटी, पापा ने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो। पिता, सच में अपनी गलती मानता हूं। कहा जाता है विवाह के बाद पत्नी पति का अनुसरण करती है। तुम्हें छोड़ूं या नहीं, यह मेरे राजकुमार पर निर्भर है। राजकुमार, मैं अपराध स्वीकार पत्र लिखूंगा, मैं सब कुछ कबूल करूंगा। बस इस दुष्ट प्रेत को हटा दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ कह दूंगा। मैं सच में सहन नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा है तो कृपया मंत्री महेश शर्मा उस घटना में शामिल सभी लोगों के नाम स्वीकार करके हस्ताक्षर करें। स्याही कलम की जरूरत नहीं, मंत्री महेश शर्मा अपने हाथ से एक रक्त लेख लिख दें। राजकुमार, उस साल मेरी मां महारानी को फंसाने वाला असली साजिशकर्ता उस समय का दाहिना महामंत्री था। 5 साल पहले मर चुके आदमी को बलि का बकरा बनाना। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? महोदय, मेरी हर बात सच है। उस साल सच में दाहिना महामंत्री ने ही आदेश दिया था। छोटी माँ, मेरे उस अच्छे बाप ने अभी तक सच नहीं बोला। स्वामी, चलिए आपको सूप पिलाती हूँ। नहीं पीऊंगा, वह जहरीला सूप नहीं पीऊंगा। बस नहीं पीऊंगा, मैं सब कह दूंगा। सही है, दाहिना महामंत्री ने ही आदेश दिया था, पर उसे भी किसी ने कहा था। वह कौन था? रानी लीला, आज के युवराज की मां।
महाराज का मौखिक आदेश सुनो। महेश शर्मा, उपमंत्री खन्ना व अन्य भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने, सरकार बर्बाद करने के अपराध में राजद्वार के बाहर ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर मार दिया जाए। बाकी सहयोगियों को सिर काटकर सजा दी जाए ताकि दूसरे सबक लें। परिवार और 3 कुलों को देश निकाला दिया जाए। अरिष्ट राजकुमार आरव वर्मा ने अपराध उजागर करने में योगदान दिया। आरव वर्मा को राजकोष विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है और सोने के 10,000 सिक्के दिए जाते हैं। यही आदेश है। महाराज का शुक्रिया। खोजा सक्सेना, ठहरिए। अरिष्ट राजकुमार महोदय, महाराज ने कहा है बीता हुआ समय बीतने दो। आपकी रानी मंत्री शर्मा के मामले में भी फंसाई नहीं गई। यह महाराज की बड़ी दया है। तीसरा भाई, तुमने महेश शर्मा के रक्त लिखित पत्र से मुझ पर और मेरी माताश्री पर झूठे आरोप लगाए, तो क्या हुआ? पिताश्री अभी तो अमृता और साधना की खोज के महत्वपूर्ण चरण में हैं। वे आएंगे ही नहीं। तुम्हारी मां ने खुद को जला लिया था। पिताश्री मेरी बात ना सुने। फिर भी युवराज की स्थिति बर्बाद होने से बेहतर है अब राजकोष विभाग मेरे हाथ में है। युवराज महोदय, भविष्य में सावधान रहें। कुछ दिन नहीं मिले। युवराज, आपके शरीर से मछली की दुर्गंध क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बीमारी हो गई हो? धृष्टता। युवराज इतने घबराए क्यों हैं? अगर सच में कोई गंदी बीमारी नहीं लगी है तो आप... क्या मुझे आपके लिए राजवैद्य बुलाने की जरूरत है? हाँ, जरूरत नहीं। औरत, सब तेरी ही वजह से है। तूने ही मुझे यह अजीब बीमारी लगाई जिससे मैं लोगों के सामने नहीं जा सकता। और फिर वह आरव वर्मा, पिताश्री ने उसे राजकोष विभाग क्यों सौंपा? सब बड़े प्यारे हैं ना। मैं तुझे मार डालूंगा। महोदय, महोदय, गुस्सा शांत करें। ज्यादा मारने से हाथ थक जाएंगे, संभल कर। प्रिय उपरानी, तुम आ गई। आपकी दासी पत्नी ने सुना कि महोदय दरबार में अपमान सहा, इसलिए आपसे मिलने आई हूं। प्रिय उपरानी ही मेरी फिक्र करती हैं, इस औरत की तरह नहीं। प्रिय उपरानी, बाहर चलिए ताकि वह आपको कोई अजीब बीमारी न फैला दे। आपकी दासी पत्नी को डर नहीं है। मेरे पास वैद्य त्रिपाठी का नुस्खा है। देखिए, मैं आपके निकट सेवा कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ ना? बस वैद्य त्रिपाठी का यह नुस्खा केवल बचाव कर सकता है। मुझे यह बीमारी इस औरत की वजह से हुई है। महोदय, जल्दी न करें। आपकी दासी पत्नी ने आपके लिए इस बीमारी की जड़ का इलाज ढूंढ लिया है। वह है अत्यंत यांग भाग्य चिन्ह वाले बालक के हृदय का रक्त। यह अत्यंत यांग भाग्य चिन्ह वाला बालक कहां मिलेगा? मैंने सुना है अरिष्ट राजकुमार के महल में ही एक है। क्या महोदय को याद है अरिष्ट राजकुमार के महल में ठहरे हुए पूर्व उपमंत्री खन्ना के बच्चे रोहन खन्ना? क्या सिर्फ वही हो सकता है? मेरा और अरिष्ट राजकुमार का मनमुटाव बहुत है। यह बात बाहर फैली तो अच्छी नहीं लगेगी। आपकी दासी पत्नी ने सब सोच लिया है। आप बस कह दीजिए कि बच्चा होशियार लगा, इसलिए उसे दत्तक पुत्र बनाना चाहते हैं। बाहर वालों को तो ये बहुत बड़ा एहसान लगेगा। अरिष्ट राजकुमार के पास रोकने का कोई कारण नहीं होगा। अच्छा, यह काम प्रिय उपरानी को सौंपता हूं। आपकी दासी पत्नी आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। यामिनी, पहले महोदय को कक्ष में विश्राम के लिए ले चलो। मैं महोदय की ओर से इस औरत को अच्छी तरह पीटकर गुस्सा निकालूंगी। तो प्रिय उपरानी को कष्ट दिया। अरे नागमीन, अरे नागमीन, जल्दी से अपनी नागमणि मुझे सौंप दो। इतनी यातना क्यों सहना? हम सपने देखना बंद करो। एक चर्मचोर प्रेत सोच समझकर यहाँ युवराज महोदय के पास रहकर उन्हें जहर देती है और मुझ पर झूठा आरोप लगाती है। तुम्हारा असली मकसद क्या है? बकवास मत करो। मैं ही नेहा मेहता हूँ और तुम हो वह अजीब बीमारी से ग्रस्त औरत। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। 3 दिनों के भीतर अगर तुमने नागमणि नहीं दी तो मुझे माफ मत करना। सीधे पेट चीरकर निकाल लूंगी और युवराज को तुम्हारे साथ दफना दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नागमणि दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मुझे वापस पानी में छोड़ दोगी। ठीक है, एक बीमार मछली सूप भी बनाने लायक नहीं है।
आखिरकार मिल गई मुझे। राजकुमार की प्रधान पत्नी, युवराज महल से संदेश आया है, रोहन खन्ना को बुलाना चाहते हैं। युवराज को रोहन खन्ना से क्या काम है? कहा जाता है उसे दत्तक पुत्र बनाना चाहते हैं, शायद इसलिए कि युवराज उसे अकेला वारिस बनाना चाहते हैं। परलोक प्रभु, क्या आप ही हैं? राजकुमार की प्रधान पत्नी, आपने जो मछली पकड़ी है लगता है बोल सकती है। क्या आप परलोक प्रभु हैं? परलोक प्रभु, मुझे न्याय दिलाइए। ओहो, तुम मुझे पहचानती हो? बताओ, कहाँ न्याय चाहिए? युवराज महल। यह भी युवराज महल। दिलचस्प है। राजकुमारी, आप जानती थी यहाँ खतरा है, फिर भी क्यों उन्हें यहाँ लाई? मैं तो बस देखना चाहती थी, वे आखिर कर क्या रहे हैं। उसे देखा, बच्चे के साथ अरिष्ट राजकुमार के महल में अटकी हुई है। पता नहीं राजकुमारी कैसे सह लेती है। क्यों नहीं सहेंगी? एक अपराधी मंत्री की बेटी, एक अपराधी का परिवार, कौन किससे बड़ा है? मेरी राय में तो ये वंदना और राजकुमार कम से कम पुराना परिचय तो है। राजकुमार अब उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, शायद आगे चलकर यह राजकुमारी उसके इशारों पर गुजारा करेगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। लाली, इन युवतियों के मुंह साफ कर दो, बदबू आ रही है। जी। सुंदरी, तुम क्या कर रही हो? आह, बहुत गर्म है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत खुलेआम राज परिवार की चुगली करने की। पूरे कुल का सिर नहीं चाहिए क्या? यहां काफी रौनक है। लगता है मेरा आना सही समय पर हुआ। युवराज महोदय को प्रणाम। खड़े रहो। अरे बाप रे, क्या ये छोटे मालिक झाऊ हैं? युवराज, आइए देखिए, बच्चा और भी सुंदर हो गया है। यह बच्चा मुझे भाता है। युवराज युवरानी का स्नेह, आभार। जो पसंद है वही नाता है। युवराज, छोटे मालिक को दत्तक पुत्र बनाए। युवराज, छोटे मालिक को दत्तक पुत्र बनाए। नहीं। तू कौन है, युवराज की बात काटने वाली? और तू कौन सा भूत है, युवराज को बहकाने वाला? युवराज, अरिष्ट रानी ने मुझे अपमानित किया। अरिष्ट रानी, तू मेरी प्रिय रानी पर आरोप लगाती है। इसकी सजा क्या होगी? मैंने अपमान नहीं किया, बस कहा वह इंसान नहीं। अच्छा, तो सबूत लाओ कि मेरी प्रिय रानी भूत है, नहीं तो अरिष्ट रानी होकर भी तुझे 30 कोड़े लगेंगे, ताकि तुझे पता चले। मैं साबित कर सकती हूँ। अरिष्ट राजकुमार, तुम कोषागार में पिता की सहायता नहीं कर रहे, यहां क्यों आए हो? अरिष्ट राजकुमार तो आए हैं आपकी सहायता के लिए। राजभाई के यहाँ भूत प्रेत का उपद्रव है। मैं जो छोटा भाई हूँ, देखे बिना कैसे रहूं? युवराज महोदय, मैं साबित कर सकती हूँ, ये मेरी बहन नहीं है, वह राक्षसी है। दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गईं? और बेतुकी बातें कर रही हो। मैं इंसान नहीं तो और क्या हूँ? सीतू कुमारी, क्या बकवास कर रही हो? मेरी प्रिय रानी वह इंसान कैसे नहीं है? क्योंकि इस दासी की बहन 3 वर्ष पूर्व ही मर चुकी है। दीदी, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? 3 साल पहले सच में मैं जंगल में गायब हो गई थी। तुम सब ने मुझे ढूंढा नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मरने का शाप क्यों दे रहे हो? महाराज, मैं निर्दोष हूं। देखो, घबरा गए ना? युवराज, उपपत्नी तो आपके करीब हैं। युवराज की सुरक्षा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। युवराज, सीतू मेरी सगी बहन है। पक्के सबूत ना होते, मैं सामने आने की हिम्मत करता? पक्के सबूत ना होते, मैं सामने आने की हिम्मत करता? इसके अलावा जब से यह महल में आई, आपकी सेहत खराब होने लगी। ये बहुत संदेहजनक है। यह बीमारी उसके आने के बाद ही शुरू हुई। महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। महाराज, तुम कुछ भी कहो, मुझे ठोस सबूत चाहिए। हम आए हैं तो सबूत लेकर आए हैं। मैं अभी दे सकती हूँ, सबूत पेश करो। तो लाओ, मुझे दिखाओ। राहुल, उसे ले आओ।
अरिष्ट राजकुमार मतलब? अरे कितनी बदबू, ये कार्प मर रहा है। न मरा तो भी बीमार है। युवराज, इस मछली को पहचानते हैं? सड़ी मछली लाकर क्या करोगे? और अब? करण अरोड़ा। ये युवरानी नहीं है। अरे युवरानी तो कार्प है। लाओ, इसे ले जाकर सिर कलम करो। रुको, युवराज, जल्दी मत करो। तीसरे भाई, तुम्हारा शुक्रिया इस दानव को पकड़ने के लिए। मेरी यह बीमारी इसी ने की है। हाँ, यही दानव है। क्या जुबान है। और अगर युवराज, आपकी बीमारी इसने नहीं की? इसने नहीं? और कौन? मेरे पास एक कहानी है, युवराज सुनेंगे? सुनाओ। एक कार्प मछली थी, युवराज महल में फंसी। एक दिन एक महान व्यक्ति ने बचाया, समुद्र में छोड़ दिया। वह महान व्यक्ति राजकुमार था, जिसमें जन्म से भाग्य बल था। कार्प के बचने के बाद नदी से सागर तक अपनी देह गंवाकर भी भाग्य पलटकर ऊंचा उठा, नागमीन बन गई। अगर साधना जारी रखती, देवी बन उड़ जाती, बस समय की बात थी। पर इस सुनहरी मछली ने शानदार भविष्य छोड़कर मानव रूप धारण कर उसके पास कृतज्ञता जताने आई। नागमीन सौभाग्य लाती है। उसने अपनी सारी शक्ति उसके लिए शुभ बुलाने में लगा दी। लेकिन उस मनुष्य ने नए प्रिय को पाकर पुराना भुला दिया, और दुर्भाग्य से वह नया प्रिय एक भटकी हुई आत्मा थी, जिसने चमड़ा बदलकर मानव रूप लिया। वह भाग्यशाली व्यक्ति दिन रात उस दुष्ट प्रेत के साथ लिपटा रहता था, तो उसकी जीवन ऊष्मा छिन गई। एकमात्र बचाने वाली नागमीन को भी उसने घृणा की दृष्टि से देखा। आखिरकार वह दुष्ट प्रेत के षड्यंत्र में फंस गई। उसकी नागमणि छीन ली गई, सारी साधना नष्ट हो गई। दुष्ट दानव, मैं तुझे मार डालूंगा। तू ये दानव, अब क्या चाल चल रही है? डरो मत, दुष्ट प्रेत लालची होते हैं। उसने नागमीन की मणि निगल ली, उसकी देह उसे सह नहीं पा रही। सब पीछे हटो। दुष्ट प्रेत ने हत्या की है, आत्मा नष्ट होनी चाहिए। ये चर्मचोर प्रेत खतरनाक है, जल्दी बाहर ले जाओ। कोई है? इसे उठाकर जलाओ। रुको, मैं अब नागमणि के योग्य नहीं रही। ये राजकुमार की प्रधान पत्नी को भेंट कर दो, मेरे आभार के रूप में। वापस जाकर खा लेना, ताकत मिलेगी। करण, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मेरा आन चुक गया। आज से मैं और युवराज का कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे धोखा दिया गया था। इन 10 वर्षों में तुमने अपने लोगों को रिश्वतखोरी और कानून तोड़ने दिया, जनता का शोषण किया। मैंने जबरदस्ती तुम्हें बचाने, तुम्हारे लिए सौभाग्य मांगने की कोशिश की, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर। लेकिन अब मुझे भी अपना कर्मफल मिल गया है। मेरा शरीर नष्ट, मेरी साधना समाप्त। और युवराज महोदय, आपने जो बुरे बीज बोए हैं, उनका फल अब आपको ही भोगना होगा। हाँ, एक गंदी मछली भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करती है। मैं वर्तमान युवराज हूं, भविष्य का सम्राट। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अभी इतना घमंड मत करो। कर्म का चक्र चलता रहता है, कर्मफल कभी नहीं चूकता। यह प्रतिशोध जरूर आएगा। प्रतिशोध? प्रतिशोध कहां है? यहां तक कि यह स्वयं प्रकृति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोहन, मैं अभी उसका वध करता हूं, उसके हृदय का रक्त पीकर अमर हो जाऊंगा। हा हा हा।
मैंने कहा था ना, उसे बिजली का प्रहार लगेगा। प्राणहर अशुभ शक्ति खत्म नहीं हुई है। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने, तुम्हारा भाग्य चिन्ह चुराने वाला युवराज नहीं था? आरव वर्मा के अलावा और कौन हो सकता है? मेरी माँ आग में जलकर मर गई, मुझे उत्तरी सीमा पर निर्वासित कर दिया गया और फिर वह युवराज बन गया। मैंने आरव वर्मा के चेहरे का अध्ययन किया। हालांकि वह मामूली प्रतिभा का है, लेकिन उसका गहरा सौभाग्य है। नहीं तो उसके पास नागमीन कैसे होती? उसके लिए अशुभ हटाकर शुभ बुलाने वाली। और पिछली बार बिजली गिरने के बाद, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उस पर लगा अशुभ अभिशाप, वह भी गायब हो गया। तब मुझे भी पता चला, वह भी लगातार अपना भाग्य चिन्ह चुरवा रहा था। इन 10 वर्षों में पिताजी कहते हैं कि अमृता की खोज में पर्दे के पीछे चले गए, लेकिन युवराज ने गुट बनाकर स्वार्थ साधने के अलावा, अपने लोगों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा वास्तव में कभी भी वास्तविक शाही सत्ता नहीं संभाली। सम्राट ने तुम्हें उत्तरी सीमा पर निर्वासित किया, लेकिन तुम्हें वहां सेना की कमान संभालते और मजबूत होते देखा रहा, ताकि एक दिन तुम राजनगर लौटकर युवराज से टकरा सको। ये सब कुछ ऐसा था जैसे लंबी रस्सी से बड़ी मछली पकड़ने की तरह। मैं और युवराज दिखने में तो शानदार हैं, लेकिन असल में हम दोनों ही चारा हैं। तुम्हारा जन्म सम्राट के भाग्य चिन्ह के साथ हुआ है। युवराज महोदय का गहरा सौभाग्य है। अगर तुम दोनों में से किसी एक का भाग्य चिन्ह किसी एक व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाए। आरव वर्मा, तुम्हारे वो प्यारे पिताजी शायद ढूंढ ही चुके हैं अमर होने का तरीका। तो सत्ता और लालच सचमुच इंसान को राक्षस बना देते हैं। लगता है पिता महाराज के पास यह महान साधक कोई साधारण नहीं है। याद है जब हम जीवित मृत पथ से गुजरे थे, तो प्रेत दूत ने क्या कहा था? उसने कहा था परलोक दरबार में बड़ा उलटफेर होने वाला है। मानव सम्राट और परलोक दूतों की सांठ-गांठ। अचरज नहीं कि मैं पीछे के शख्स का पता नहीं लगा पाई। नहीं, शायद प्रेत मुहर सिर्फ प्रेम परीक्षा के लिए ही नहीं भेजा गया था। राजकुमार, रानी जी, महल से कोई आया है, कह रहा है कि महाराज ने आप दोनों को तुरंत बुलाया है। महाराज बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमार और रानी चलिए।